यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, यहाँ छुपे होते हैं राज, जुनून और खतरनाक रिश्ते। जहाँ प्यार हदें पार कर जाता है और भरोसा एक पल में टूट जाता है। ये दुनिया है पावर, पैशन और धोखे की, जहाँ हर चेहरा मासूम नहीं और हर रिश्ता सच्चा नहीं। अगर आप तैयार हैं उन कहानियों के लिए जो दिल भी जलाएं और दिमाग भी हिला दें, तो स्वागत है आपका सीएम नॉवल में, जहां हर एपिसोड में मिलेगा थोड़ा इश्क, थोड़ा जुनून और बहुत सारा ट्विस्ट। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप अपनी पसंद के अनुसार वीडियो की स्पीड एडजस्ट कर लें ताकि आप इसे और बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकें। चैप्टर 21 युद्ध ग्रह की रोशनी। जब करण ने रॉबिन की रिंग में किया है ये देखा तो वो बुरी तरह से चौंक गया और बोला, इसके अंदर तो धरती लोक के पैसे हैं और ये कम से कम 2 करोड़ रुपए होंगे, लेकिन ये यहाँ किसी काम के नहीं है, इसीलिए ये फिसूल है। ये कहने के बाद करण ने एक दिए को रिंग से बाहर निकाला और उसे देखकर करण की आंखें चमक उठी। ये तो वही दिया है जिससे रॉबिन ने मुझ पर आग का हमला किया था, ये मेरे काम की चीज है। करण ने उसे वापस रख दिया। तभी उसकी नज़र रॉबिन के खंजर पर गई। उसे देखकर करण ने उसे बाहर निकाला, लेकिन उसमें कुछ खास नहीं दिखा। फिर उसने देखा कि रिंग के कोने पर एक कांच का केस है जिसके अंदर हाथ और पैर लटके हुए हैं। अच्छा, तो ये दानव लोग अपने साथ हाथ पैर लेकर घूमते हैं ताकि कोई इनके हाथ पैर काट भी दे तो ये वापस खुद को जोड़ ले। बड़े शातिर होते हैं ये हाथ पैर का इस्तेमाल तो ऐसे करते हैं जैसे धरती पर लोग अपनी गाड़ियों में एक्स्ट्रा टायर रखते हैं। करण ने इतना कहा और उस पर से अपनी नज़र हटा दी। करण ने काफी देर तक रिंग को छाना लेकिन उसे उसमें कुछ नहीं मिला। ये देखकर करण का मूड खराब हो गया और खुद से ही बोला, क्या करिश्मा ने मेरे लिए कोई क्लू नहीं छोड़ा? लेकिन क्यों? करण इस समय थोड़ा परेशान था। कुछ देर ये सब सोचने के बाद करण ने सारी चीजें वापस रिंग में रख दी और खुद से वादा किया कि कुछ भी हो जाए वो करिश्मा तक पहुंचने का कोई न कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेगा। इतना सोचने के बाद करण ने सेनापति की दी हुई किताब उठाई जिसमें तलवारबाजी की बेसिक जानकारी थी। करण ने उसे पढ़ना शुरू कर दिया। करण इस समय किताब को बड़े ध्यान से पढ़ता जा रहा था और वो जितना किताब को पढ़ता उतना ही वो उत्साहित होता जा रहा था और एक एक लाइन पढ़ने के बाद वो तलवार से प्रैक्टिस करने लगता और ऐसे ही करण को प्रैक्टिस करते हुए पूरा दिन बीत गया। तभी उसके शक्तियों के भंवर में से लाल रंग के मोती की रोशनी ने करण को ढक लिया। करण ये देखकर चौंक गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी चंद्रा ने करण से कहा, बिडू, तुमको अभी की अभी साधना करनी होगी, क्योंकि जो तुम्हारे लाल मोती से रोशनी निकल रही है वो युद्ध के ग्रह की रोशनी है और जब भी तुम तलवारबाजी का अभ्यास करोगे तो ये तुम्हारे अभ्यास को 30 गुना तेज कर देगा। चंद्रा की बात सुनकर करण उत्साहित होगा और उसने ज्यादा न सोचकर सीधा साधना में बैठ गया। उसके बैठते ही उसके आसपास लाल रोशनी और तेज हो गई। उस रोशनी में से युद्ध की आवाजें सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों लाखों योद्धा आपस में लड़ रहे हो। करण को साधना करते हुए उसे समय ही नहीं पता चला और आज उसे पूरे 4 दिन बीत गए और जो तलवार उसके पास रखी हुई थी वो अचानक से हवा में उड़ने लगी और करण के चक्कर लगाने लगी। अगर इस समय सेनापति यहाँ होते तो ये देखकर हैरान हो जाते, क्योंकि तलवार के उड़ने का साफ मतलब ये होता है कि तलवारबाज को अपनी तलवार पर पूरा काबू हो चुका है। जहाँ करण तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था तो वही राजमहल की राज्यसभा का माहौल गंभीर था। राजा अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे और उनके सामने दूसरे सेनापति खड़े थे और आसपास मंत्री, महामंत्री, राजपुरोहित, राज्य सलाहकार और बाकी के लोग अपनी अपनी जगह बैठे थे और सबके माथे पर चिंता साफ देखी जा सकती थी। तभी राजा ने सेनापति से कहा, क्या ये खबर सच है? सेनापति ने अपना सर झुका कर कहा, जी महाराज, जो मैंने सब देखा वो मैंने आपको बता दिया। सेनापति की पुष्टि करते ही राजा और परेशान हो गया। काफी देर तक तो पूरे राज्यसभा में शांति बनी रही। फिर राजा ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए राज्य सलाहकार बिंदुसार से कहा, आपका क्या कहना है इसमें बिंदुसार? हमें क्या करना चाहिए? राजा की बात सुनकर बिंदुसार ने गंभीर होते हुए कहा, महाराज, जैसा कि दूसरे सेनापति ने बताया उस हिसाब से हमें पहले तो अपने राज्य की सुरक्षा बढ़ानी चाहिए और मुकाबले तक इस खबर को यहाँ से बाहर नहीं जाने देना चाहिए, वरना पूरे राज्य में तहलका मच जाएगा। और अगर हो सके तो आपके बेटे को बुला लेने चाहिए, नहीं तो पहले सेनापति को, क्योंकि वही इस परिस्थिति को संभाल सकते हैं। बिंदुसार ने ये सब कह तो दिया, लेकिन वो भी जानते थे कि राजा का बेटा और पहले सेनापति का आना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये बात रखी।
उन्हें उम्मीद थी कि कैसे भी करके उन दोनों को वापस राजमहल बुला लिया जाए। राजा ने बिंदुसार की बातें सुनी, फिर सबके चेहरे देखने लगे। इस समय सबके चेहरे पर बिंदुसार की बातों का समर्थन दिख रहा था। राजा ने ये सब देखा और एक लंबी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली, और कुछ सेकंड बाद अपनी आंखें खोली। आंखें खुलते ही उनकी आंखें भीग गई। जब सब ने ये देखा तो वो सब दुखी हो गया। तभी राजा ने अपनी अपनी भावनाओं को छुपाया और सेनापति से बोले, ये सब मैं देख लूंगा। खेर करण का अभ्यास कैसा चल रहा है? सेनापति ने महाराज को जवाब देते हुए कहा, महाराज आपके कहने पर मैंने उससे तलवारबाजी सीखने के लिए कहा और मैं उस पर नजर भी रखता रहा, लेकिन उसके कमरे के अंदर झांक नहीं पाया। मुझे इस समय उसके बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन जब से वो कमरे में गया है मैंने आपके कहने पर राजकुमारी श्रेया और राजकुमारी शिवानी को उसके कमरे में जाने के लिए सख्ती से मना कर दिया था। सेनापति की बात सुनकर राजा ने अपना सर हामी में हिला दिया। जहां राज्यसभा में ये सब चल रहा था तो वही करण को आज पूरे 7 दिन बीत गए थे। अभ्यास करते करते इस समय करण के शरीर की आभा ताकतवर होती जा रही थी और उसके पास उल्टी हुई तलवार अब करण के हाथों में थी, और जो लाल रोशनी करण के शरीर से निकल रही थी वो बहुत हद तक कम हो चुकी थी। लेकिन करण का अभ्यास अभी तक खत्म नहीं हुआ था, और ऐसे कि करण को अभ्यास करते हुए पूरे 9 दिन बीत गया, लेकिन करण अभी तक अपनी साधना से बाहर नहीं आया, और उस 9वें दिन की रात भी ऐसे ही बीत गई। सुबह की पहली किरण के साथ शिवपुर देश की सुबह हुई, लेकिन आज शिवपुर पहले जैसा शांत नहीं था, बल्कि आज शिवपुर में काफी चहल पहल है। हर जगह सिर्फ मुकाबले की ही बातें हो रही है। पूरा शिवपुर आज किसी दुल्हन से कम सजा हुआ नहीं लग रहा है। मुकाबले की वजह से दुकानदारों का मुनाफा भी अच्छा हो रहा है। तभी शिवपुर शहर के मुख्य द्वार से काफी सारे रथ निकलने लगे। हर रथ पर अपने अपने देश का झंडा लगा हुआ था। सबसे पहले रायगढ़ के राजा और उनकी बेटी प्रियांशी के रथ ने शिवपुर देश के मुख्य द्वार से प्रवेश किया। प्रियांशी इस समय रथ पर खड़ी हुई थी और अब वो पहले जैसी ही सुंदर लग रही थी। उसके बाल भी पहले जैसे काले ही गए थे और उसकी आंखें भी अपनी पहली हालत में आ गई थी, लेकिन उसकी आंखों में एक उदासी थी जो उसके पिता राजा वीर प्रताप समझ रहे थे। राजा वीर प्रताप ने प्रियांशी के पास गया और उसके सर को अपने हाथ से सहलाने लगे, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं, और ऐसे ही कुछ ही देर में रायगढ़ का रथ शिवपुर में प्रवेश कर गया और आम जनता उन्हें जाते देखती रही। देखा कितना प्यार करते हैं राजा वीर प्रताप अपनी बेटी से। हाँ देखा भाई, लेकिन मैंने तो सिर्फ राजकुमारी प्रियांशी की खूबसूरती देखी। वो कितनी सुंदर है। सुंदर कैसे नहीं होंगी, वो रायगढ़ की राजकुमारी है। रायगढ़ तो सुंदरियों का शहर है। अगर ऐसा है तो भाई मैं तो चला रायगढ़ अपने लिए पत्नी ढूंढने। लोग इसे ही बातें कर रहे थे कि तभी एक और रथ ने शिवपुर में प्रवेश किया। उस रथ पर धानपुर देश का झंडा लगा हुआ था और इस रथ पर 2 राजकुमार खड़े थे। वो कोई और नहीं, राजकुमार वंश और राजकुमार भानु थे। इस समय राजकुमार के वंश के चेहरे पर कठोर भाव थे, को अभी तक अपनी इंसल्ट भूला नहीं था। ऊपर से जब उसे पता लगा कि करण और श्रेया एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बीता राजे हैं, तो उसे करण से नफरत हो गई और अब वो करण को मुकाबले में मारने की मंशा लिए जा रहा था। और कुछ ही देर में उसका रथ भी चला गया। तभी एक और रथ ने शिवपुर में प्रवेश किया। ये रथ था गोमती देश का, जिस पर एक राजकुमार अपने अपने हाथ में भाला लिए खड़ा था। उसकी आंखें तेज तर्रार थी और वो अपने मन में सिर्फ यही कह रहा था, राजकुमारी श्रेया, मैं आपका होने वाला पति परमेश्वर राजकुमार वीरेंद्र ठाकुर, आज आपको मैं अपनी ताकत से इम्प्रेस करूंगा और आपको अपनी पत्नी बनाऊंगा। अपने मन में ये सब कहते हुए राजकुमार वीरेंद्र वहां से अपने रथ के साथ आगे बढ़ गया। उसके जाने के बाद लोगों में खुसर फुसर शुरू हो गई। वो सब लोग राजकुमार वीरेंद्र की बहादुरी के बारे में बात कर रहे थे कि तभी सब लोगों की आवाज एकदम से बंद हो गई, क्योंकि एक और रथ शिवपुर पहुंच चुका था। इस रथ पर 2 बेहद खूबसूरत लड़कियां खड़ी थी। वो कोई और नहीं, राजकुमारी शिवांगी और सुपारी किले की पारो थी। राजकुमारी शिवांगी ने बिना देखे पारो से कहा, मैं उम्मीद करती हूँ तुम उस टेलर को ज्यादा देर तक जीने नहीं दोगी। राजकुमारी शिवांगी की बात सुनकर पारो ने अपने होठों पर शैतानी हंसी लाते हुए कहा, उसकी जिंदगी तो तभी खत्म हो गई थी जब आपने सुपारी क्लब को सुपारी दी थी। अब तो ये सिर्फ एक औपचारिकता है। पारो की बात से शिवांगी को अच्छा महसूस हुआ और ऐसे ही उन लोगों का रथ भी वहां से चला गया। राजकुमारी शिवांगी का रथ जाने के बाद सबने एक चैन की सांस ली। तभी एक आदमी ने कहा, राजकुमारी शिवांगी भी कितनी सुंदर है। सच में आज तो मुकाबले में खूबसूरती का मुकाबला होना चाहिए। उस आदमी की बात सुनकर दूसरा आदमी बोला, भाई मैं तेरी बात से सहमत हूँ, लेकिन ये वही राजकुमारी है जिसने सब टेलरों को मारने की धमकी दी थी। हाँ वो तो है,
इन्होंने ही घोषणा करवाई थी कि कोई भी राजकुमारी शिवानी के लिए शादी का जोड़ा तैयार न करे, वरना उसको खुद राजकुमारी शिवांगी अपने तलवार से उस टेलर का गला काट देगी। जिसने भी राजकुमारी शिवानी के लिए काम करने की सोची भी किसी और आदमी जवाब देते हुए कहा। तभी किसी और ने कहा, ये बात तो पुरानी है, तुम्हें मालूम है राज परिवार में कोई टेलर आया है और उसने राजकुमारी की धमकी को इग्नोर कर दिया और राजकुमारी शिवानी के लिए काम कर रहा है। बहुत हिम्मती है वो लड़का, और मैंने तो ये भी सुना है कि कोई भी राजकुमार उससे हैंडसम नहीं है, काश एक बार में भी उसे देख पाती। पहला आदमी बोला, काश किया, अगर देखना है तो चलो मुकाबला देखने, वहां राजकुमारी शिवांगी उसे छोड़ने वाली नहीं है। ये सुनकर सब लोग राजी हो गए और मुकाबले के मैदान की ओर रवाना हो गया। अंडस्को कैसे मुकाबला कर पाएगा अपने इतने सारे दुश्मनों का? क्या करण ने तलवारबाजी समझ ली है? और कौन सी बात बताई थी सेनापति ने सबको? और क्यों नहीं वापस आ सकते राज के बेटे और सेनापति? क्या मोड़ लेने वाली है करण की ये कहानी? चैप्टर 22 हेड प्रिंसिपल। जहां सब मुकाबले के मैदान की ओर जा चुके थे, तो वही दूसरी तरफ श्रेया करण के कमरे के बाहर दरवाजे पर चक्कर लगा रही थी। उसे बेचैनी हो रही थी, क्योंकि मुकाबला कुछ ही देर में चालू होने वाला था और करण अभी भी अपने कमरे में था। अगर सेनापति ने श्रेया को करण के कमरे में जाने के लिए मना नहीं किया होता, तो वो कब का अंदर चली जाती। ये कब बाहर निकलेगा? मुकाबला कभी भी शुरू हो सकता है, लेकिन करण का अभ्यास अभी तक खत्म नहीं हुआ है। क्या वो मुकाबले में हिस्सा ले भी पाएगा? श्रेया इस समय करण के लिए बहुत परेशान थी। तो वही करण कमरे के अंदर अभी भी अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ था। फिर उसने अपनी आंखें धीरे से खोली। उसकी आंखें तलवार जैसी धारदार हो चुकी थी और चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान के साथ करण ने कहा, मैंने तलवारबाजी के बेसिक समझ लिए हैं, इसका मतलब मैं अब तलवार से भी किसी से लड़ सकता हूँ। बस अब मुझे चाहिए तो एक तलवारबाजी का अच्छा सा मुकाबला, जिससे मैं अपनी ट्रेनिंग कर सकूं। ये कहने के बाद करण ने सेनापति की दी हुई तलवार को हाथ में लिया और उससे कलाबाजी करने लगा। कुछ देर ऐसे करने के बाद उसे याद आया कि आज मुकाबले का दिन है। ये याद आते ही करण ने कलाबाजी करना बंद की और तलवार और किताब को स्टोरेज रिंग में रख दी। फिर उसने अपने कपड़े देखे और अपनी शक्तियों से कपड़े साफ कर लिए। ये सब करने के बाद करण अपने कमरे से बाहर आ गया। बाहर आते ही उसे श्रेया उसके कमरे के चक्कर लगाती हुई दिखी। क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम मुकाबले में नहीं जा रही हो? करण की आवाज सुनते ही श्रेया रुक गई और करण को देखने लगी। पहले तो उसने एक चैन की सांस ली, क्योंकि उसे डर था कि करण अगर और देर करता है तो मुकाबले में भाग लेने से पहले ही आउट हो जाएगा। ये सोचने के बाद श्रेया ने उसकी बात पर ध्यान दिया और उसकी बात सुनकर अपना सर पकड़ लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि करण उसके साथ मस्ती कर रहा है या सच में वो उसे ताना मार रहा है। श्रेया के पास इतना वक्त नहीं था कि वो करण के इस सवाल का जवाब दे, इसीलिए बोली, जल्दी चलो, मुकाबला शुरू होने वाला है। श्रेया की बात पर करण ने अपना सर हाँ में हिलाया और श्रेया के साथ मुकाबले के मैदान की ओर बढ़ गया। कुछ ही देर में वो लोग मुकाबले के मैदान में पहुंच गया। वहां करण को एक बहुत बड़ा मैदान दिखाई दिया। वो मैदान गोल आकार में बना हुआ था। तभी करण की नज़र एक ऊंचे मंच पर पड़ी। वहां पर 5 सिंहासन लगे हुए थे और उन सिंहासन पर 5 लोग बैठे हुए थे। श्रेया ने जब करण को उन सिंहासन पर बैठे लोगों को देखते हुए देखा, तो उसने करण को समझाते हुए कहा, जो 5 सिंहासन तुम्हें देख रहे हैं न, जिन पर 5 लोग बैठे हैं, वो सब अलग अलग देश के राजा है, और सबसे बीच में जो बैठे हैं उन्हें तो तुम जानते ही हो। वो मेरे दादा है, मतलब शिवपुर देश के राजा। और उनके बगल में पीले कपड़े वाले अधेड़ उम्र के आदमी को देख रहे हो, वो है राजा वीर प्रताप, रायगढ़ के राजा और प्रियांशी के पिता। करण ने जब प्रियांशी का नाम सुना तो वो गौर से राजा वीर प्रताप को देखने लगा। राजा वीर प्रताप को भी एहसास हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है, और जब उन्होंने अपनी ओर देखने वाले इंसान को देखा तो करण चौंक गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि राजा वीर प्रताप को पता चल जाएगा कि वो उन्हें देख रहा है। राजा वीर प्रताप भी करण को बड़े ही गौर से देख रहे थे, लेकिन उन्हें उसमें कुछ खास नहीं दिखा और फिर उन्होंने अपनी नज़र फेर ली। श्रेया ने करण को समझाते हुए कहा, राजा वीर प्रताप की ताकत भी दादा जितनी ही है और उनके रिश्ते शिवपुर से बहुत अच्छे हैं, इसीलिए उन्होंने तुम्हारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। अगर कोई और होता तो अपनी बेटी के मुंह में तुम्हें मार देता। श्रेया की बात सुनकर करण अपना सर खुजने लगा। उसे प्रियांशी के लिए बुरा तो लग रहा था और खुद को वो गिल्टी भी मानता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी उसको मारने की हिम्मत करे। वो आग नहीं लगा देगा राजा वीर प्रताप के राजमहल में। करण को सर खुजाता देख श्रेया ने अपना सर पकड़ लिया। वो करण को थोड़ा बहुत समझने लगी थी,
इसीलिए उसने जल्दी से बाकी के राजाओं के बारे में बताना शुरू किया। उसने बताया कि शिवपुर और रायगढ़ के राजा के साथ साथ बाकी के राजा भी बैठे हैं, जिनमें धानपुर के राजा कौशिक, उकांशा देश के राजा जयराम, गौतमी देश के राजा दीपेंद्र ठाकुर शामिल है। करण ने गौर से श्रेया की सारी बातें सुनी। तभी शिवानी भी करण के पास आ गई। आखिरकार तुम अपने अभ्यास से बाहर तो आए, तुम्हें पता भी है श्रेया दीदी कितना परेशान हो रही थी। शिवानी की बात सुनकर श्रेया ने शिवानी को आंखें घुमाते हुए देखा। तभी करण ने कहा, वो मुझे थोड़ा लेट हो गया, लेकिन तुम मुकाबले में भाग नहीं ले रही हो क्या? असल में श्रेया ने योद्धा वाले कपड़े पहन लिए थे, लेकिन शिवानी अभी भी साड़ी में ही थी, जिससे करण को लगा कि शिवानी मुकाबले में भाग नहीं ले रही है। और करण की बात को सच करते हुए शिवानी ने कहा, नहीं, मैं भाग नहीं ले रही हूँ। लेकिन क्यों? करण ने पूछा। शिवानी ने जवाब देते हुए कहा, असल में मुकाबले में सिर्फ राजमहल से 2 ही लोग हिस्सा ले सकते हैं, वो भी जोड़े में, ताकि और लोगों को भी मौका मिल सके, वरना कोई आम योद्धा तो मुकाबले में भाग ही नहीं ले पाएगा। शिवानी की बात सुनकर करण को समझ आया कि माजरा क्या है, और करण भी इस रूल से काफी हद तक खुश था, क्योंकि ऐसे रूल से आम लोगों को भी मौका मिलेगा आगे बढ़ने का। करण ने ये सब सोच फिर दर्शक दीर्घा पर नजर घुमाई, जिसे देख उसे चक्कर आने लगे और मन में ही बोला, क्या यहाँ फुटबॉल का मैच होने वाला है या वर्ल्ड कप मैच? जो इतनी ऑडियंस आए है, इनकी गिनती तो लाखों पार कर देने वाली है। करण सच में हैरान था। तभी एक और मंच से सबको एक गहरी और रौबदार आवाज सुनाई दी, जितने भी मुकाबले में भाग लेने वाले लोग हैं, वो मैदान के बीचों बीच आकर खड़े हो जाए। करण ने जब आवाज सुनी तो मंच की ओर देखने लगा। उसने देखा कि ये आवाज एक अधेड़ उम्र के आदमी की है। उसने काफी अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और उसके सीने पर एक बेच लगा हुआ है। धर्मेश को उस आदमी को इतनी गौर से देखते देख श्रेया ने उसे बताया, जिन्हें तुम देख रहे हो वो शिवा के हेड प्रिंसिपल है, उनका नाम मानिकर खन्ना है। वो हर देश में काफी मशहूर है। करण ने श्रेया की बात पर हामी भरी और फिर वो और श्रेया दोनों ही मैदान के बीच में जाकर खड़े हो गया। इस समय मैदान में 20 लोग खड़े थे। ये देखने के बाद मानिकर ने सख्त लहजे में कहा, आप सब तो मुझे जानते ही होंगे, मैं उसके बारे में आप सबको नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको रूल्स जरूर समझा देता हूँ। सबसे पहले रूल, आप सब किसी भी जादुई हथियार का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप में से किसी ने भी ऐसा किया तो उसे फौरन मुकाबले से बाहर कर दिया जाएगा। मानिकर की बात सबने सुनी और अपना सर हामी में हिला दिया, लेकिन करण को जादुई हथियार का मतलब समझ नहीं आया। फिर उसने श्रेया को देखा ताकि वो उसे जादुई हथियार के बारे में बता सके। करण को अपनी ओर नजर करते देख श्रेया को चक्कर आने लगे और मन में बोली, अब ये मत बोलना कि तुम्हें जादुई हथियार के बारे में भी नहीं पता। श्रेया ने ये सब अपने मन में कहा था, लेकिन करण समझ गया कि वो क्या सोच रही होगी, इसीलिए बड़ी सादगी से बोला, मुझे नहीं पता। करण के शब्द सुनकर श्रेया ने अपना माथा फोड़ लिया और मन में बोली, क्या इसके पास अंतर्मन के भाव पढ़ने की भी शक्तियां हैं? नहीं नहीं, ये सिर्फ एक संयोग है। इतना कहने के बाद श्रेया ने एक लंबी सांस ली और बोली, जादुई हथियार वो होते हैं जिनमें हम अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का इस्तेमाल करके उस हथियार को जागृत करते हैं। जैसे ये, करण ने अपनी स्टोरेज रिंग में से दिया निकालते हुए दिखाया, जिसे देख श्रेया की आंखें फटी की फटी रह गई और हैरानी सी बोली, क्या तुम्हारे पास मिडिल लेवल का जादुई हथियार है? श्रेया को यकीन नहीं हो रहा था कि करण के पास इतना ताकतवर जादुई हथियार भी हो सकता है। वही श्रेया की बात सुनकर हैरान हो गया और बोला, ये मिडिल लेवल का क्या मतलब है? करण का जवाब सुनकर श्रेया को ऐसा लगा जैसे वो ठंडे पानी में डुबकी लगा रही हो। क्या तुम्हें हथियारों के रैंक के बारे में भी नहीं पता? श्रेया ने हैरानी से पूछा, जिसके जवाब में करण ने अपना सर ना में हिला दिया। उसे कैसे पता होगा कि हथियारों का रैंक भी होता है? वो तो आया ही गॉड वर्ल्ड में पहली बार है। अगर उसे ये सब पता ही होता तो वो इनके राजमहल में क्या करता? अभी तक करिश्मा को ढूंढ नहीं चुका होता। करण की न सुनकर श्रेया ने अपना सर पकड़ लिया और मन में बोली, क्या लड़का है यार, मिडिल लेवल का हथियार लेकर घूम रहा है, लेकिन उसे यही नहीं पता कि मिडिल लेवल होता क्या है। क्या ये सच में इंसान ही है ना? श्रेया बेशक मन में कुछ भी बोले, लेकिन वो जानती थी कि उसे करण के सवाल का जवाब तो देना ही होगा, और वो जैसे ही जवाब देने वाली थी उसी वक्त मानिकार ने कहा, ये तो था पहला रूल, और दूसरा रूल ये है कि आप लोग किसी को भी मारने की कोशिश नहीं कर सकते। अगर आपने जानबूझकर ऐसा किया तो मैं खुद उसका गला काट दूंगा। ये कहने के बाद मानिकर की नज़र सुपारी के लिए पारो पर पड़ी। वो अपनी नज़रों से ही पारो को मार देना चाहता था,
पारो ने जब मानिकर की नजरें खुद की तरफ देखी तो उसके शरीर में जलन होना शुरू हो गई। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि मानिकर के देखने भर से ही उसका शरीर जलने लग जाएगा। और वो हैरान भी थी क्योंकि अचानक से आए इस रोल की वजह से वो करण को मार नहीं पाएगी। और ये सोचते ही उसने अपने दांत पिस लिए और मन में बोली, ये बूढ़ी लोमड़ी ने अचानक से रोल बदलकर मेरे सारे प्लान पर पानी फेर दिया, लेकिन मैं फिर भी उस टेलर को मार कर ही रहूंगी, बेशक उसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। अगर मैं उसे नहीं मार पाई तो सुपारी क्लब के नियमों के हिसाब से मेरे परिवार को मार दिया जाएगा और मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। राजकुमारी शिवांगी का भी दिमाग खराब हो गया था। वो जानती थी कि ये रूल उसके लिए ही बनाया गया है ताकि वो करण को मार न पाए, और इससे वो काफी नाखुश थी। वही श्रेया के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। जब करण ने श्रेया की मुस्कान देखी तो भ्रमित होते हुए पूछा, क्या हुआ श्रेया? श्रेया ने करण की आवाज सुनी और बोली, ऐसा लगता है दादा ने पहले ही प्रिंसिपल मानिकर जी से बात करके नियमों में बदलाव कर दिए हैं। श्रेया की बात करण समझ गया क्योंकि वो भी जानता था कि पहले ऐसा कोई रूल नहीं था। इसमें जरूर राजा का ही हाथ होगा। राजा को अपने लिए इतना सब कुछ करते सोच करण के मन में राजा के लिए इज्जत और बढ़ गई। वो पहले ही करण को बहुत कुछ दे चुके थे, वो भी बिना किसी लालच के। सच में ऐसे अच्छे लोग धरती लोक पर हाथ में दिया लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलने वाले। अंडस्को क्या सच में राजा को करण की इतनी चिंता थी या था कोई और राज? अब कैसे मारेगी पारो करण को, और अगर वो नहीं मार पाई तो उसके परिवार का क्या होगा? और क्या है ये जादुई हथियारों के रैंक का रहस्य? 23 फर्स्ट राउंड स्टार्ट। मानिकर की तो इच्छा कर रही थी कि वो पारो को अभी की अभी मुकाबले से बाहर कर दे, लेकिन अगर वो ऐसा करते तो शिवा का गलत प्रभाव पड़ता। इसीलिए उन्होंने अपनी नफरत को छुपाया और पारो से नजर फेर ली और आगे बोले, दूसरा नियम भी आप सब समझ ही गए होंगे। वैसे आप सब जानते ही होंगे कि टॉप 3 को नालंदा विश्वविद्यालय जाने का मौका मिलेगा और पहले नंबर वाले खिलाड़ी को सूर्य तलवार दी जाएगी। मानिकर की बात सुनकर सबने अपना सर हामी में हिलाया। फिर मानिकर ने आगे कहा, तो ठीक है, तो पहला इनाम देखने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहने के बाद मानिकर ने जमीन पर अपना पैर मारा। जमीन पर पैर पड़ते ही जमीन के अंदर से एक गोल आकार का छोटा लेकिन खूबसूरत सा स्टेज बाहर निकला। इस स्टेज के बीचों बीच एक म्यान रखी हुई थी जिसके अंदर सूर्य तलवार थी। सूर्य तलवार के हत्थे पर जलते सूर्य का निशान था। जब सबने उसे देखा तो सबकी आंखें चमक उठी। करण भी बड़े ही गौर से उस म्यान में रखी हुई तलवार को देख रहा था। उसने बहुत लोगों के मुंह से इस तलवार के बारे में सुना था और आज वो उस तलवार को देख रहा था। वो इस तलवार की ताकत जानना चाहता था। ऐसा लगा जैसे करण की सोच को मानिकर ने पढ़ लिया हो। उन्होंने सबको देखते हुए कहा, आप सबने किसी न किसी के मुंह से इस तलवार के बारे में सुना ही होगा, लेकिन कभी खुद इस तलवार की ताकत नहीं देखी होगी। लेकिन चिंता मत करो, मैं आप सबको इस तलवार की ताकत दिखाने में मदद करता हूँ। सब मानिकर की बात सुनकर उत्साहित हो गया। करण भी काफी एक्साइटेड हो गया। तभी मानिकर स्टेज के पास गया, फिर म्यान को अपने में हाथों पकड़ी, फिर तलवार के हत्थे को पकड़ के तलवार को बाहर निकालने लगे। तलवार जैसे जैसे बाहर निकल रही थी वैसे वैसे मैदान के आसपास गर्मी बढ़ती जा रही थी। करण को भी गर्मी का एहसास होने लगा था। उसके माथे से पसीना टपकना शुरू हो गया था। उसका ही ये हाल नहीं था बल्कि बगल में खड़ी श्रेया का भी यही हाल था। उसके साथ साथ पूरे मैदान में लोग अपने माथे पसीना पहुंच रहे थे। लेकिन तभी मानिकर ने सूर्य तलवार बाहर निकाल दी। तलवार के बाहर निकलते ही सबके शरीर में आग सी जलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी जलती हुई भट्टी के सामने खड़े हो। लोग बेशक ये सब सोच रहे थे, लेकिन उनके मन में सूर्य तलवार पाने का लालच बढ़ चुका था। वो सब उस तलवार को पाने की मंशा रखते थे। उनमें से एक करण भी था। उसकी आंखें भी सूर्य तलवार पर टिकी हुई थी। उसी वक्त कुछ लोग 500 मीटर लंबी पत्थर की मूर्ति मैदान में लेकर आए और उस मूर्ति को रख कर चले गए। सब उस मूर्ति को देखकर समझ गया कि मानिकर इसी मूर्ति पर सूर्य तलवार की ताकत का नमूना पेश करने वाले हैं। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। मानिकर उस मूर्ति के पास आए और सबसे चिल्लाते हुए बोले, अच्छे से और ध्यान से देखना। ये कहने के बाद मानिकर ने सूर्य तलवार से उस मूर्ति पर हमला कर दिया। तलवार के लगने से पहले ही मूर्ति में दरार आना शुरू हो गई और जब तलवार उस मूर्ति से टकराई तो मूर्ति हजारों टुकड़ों में टूट के बिखर गई। सब लोग सूर्य तलवार की ताकत देखकर हैरान थे। करण की तो आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये तलवार इतनी ज्यादा शक्तिशाली होगी। अब उसे समझ आया क्यों सोमनाथ ने सूर्य तलवार का जिक्र छेड़ा था।
लेकिन उसे एक चीज समझ नहीं आई, अगर ये तलवार इतनी ही शक्तिशाली है तो ये लोग इसे खुद के यूज के लिए क्यों नहीं रख रहे, इनाम में देकर इसे किसी और को क्यों दे रहे हैं, क्या इनमें इनकी कोई चाल है। करण ये सब सोच ही रहा था कि तभी श्रेया ने करण से कहा, करण देखना, मैं इस तलवार को जरूर जीतूंगी और जीतने के बाद ये तलवार मैं तुम्हें तोहफे में दूंगी। श्रेया की बात सुनकर करण भावुक हो गया। करण को गॉड वर्ल्ड में आए हुए 6 महीने बीत गए थे, लेकिन उसे कभी यहाँ अकेलापन महसूस नहीं हुआ। उसे हमेशा ऐसा ही लगता रहा जैसे वो अपनों के साथ ही रह रहा हो। करण ने कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि उसे यहाँ इतने अच्छे लोग भी मिल जाएंगे, और अब श्रेया की बात सुनकर वो भावनाओं से भर गया। करण ने श्रेया को देखा जो उसे ही बड़े प्यार से देख रही थी। करण ने आज उसे पहली बार इतनी गौर से देखा और देखता ही रह गया। श्रेया बेहद ही खूबसूरत थी। उसकी तारों जैसी आंखें, धनुष जैसी भौं, लाल गुलाब जैसे होठ, उसके नीचे भी एक छोटा सा काला तिल, छोटी सी नाक, काले घने बाल, टमाटर जैसे गाल। करण श्रेया की खूबसूरती देखकर एक पल तो खो ही गया। श्रेया ने जब करण को उसे ऐसे निहारते हुए देखा तो उसे समझने में देर नहीं लगी कि करण के मन में क्या ख्याल चल रहे हैं। ये सोचकर वो शर्मा गई। करण ने जब श्रेया को शर्माते हुए देखा तो वो हड़बड़ा गया। वो श्रेया को कुछ समझा पाता उससे पहले ही। मानिकर ने अपनी गहरी आवाज में कहा, तो आप सबने इस सूर्य तलवार की ताकत का नमूना तो देख ही लिया है, लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि ये सूर्य तलवार असली नहीं है तो। मानिकर की बात सुनकर सब हैरान नहीं हुए, क्योंकि ये बात सब जानते थे, लेकिन फिर भी उन्हें थोड़ी बहुत हैरानी तो थी ही। मानिकर ने आगे कहा, इस तलवार में असली तलवार से 5% ताकत है। इस तलवार का निर्माण कैसे, कब और क्यों और किसने करवाया, इसकी कोई जानकारी नहीं है, फिर भी तलवार बेशकीमती है। करण मानिकर की बात समझ रहा था, लेकिन उसके दिमाग में फटाके फूट रहे थे। वो असली तलवार की ताकत का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था। अगर उसकी कॉपी इतनी पावरफुल है तो ओरिजिनल कैसी होगी। मानिकर ने जब देखा कि सब उत्साहित हो गए हैं तो उसने सूर्य तलवार को वापस म्यान में रखा और म्यान को वापस स्टेज पर। फिर सबको देखते हुए गहरी आवाज में बोला, अब बारी है मुकाबला शुरू करने की। सबसे पहले आपका पहला राउंड होगा जिसमें आप सबको। ये कहते कहते मानिकर ने अपनी स्टोरेज रिंग में से 4 झंडे निकाले और हवा में फेंक दिए। हवा में उड़ते हुए वो झंडे सीधा मैदान की जमीन पर गड़ गया। जमीन में जैसे ही को वो झंडे गिरे, उनमें से सफेद रंग का प्रकाश निकलने लगा और कुछ ही देर में वहां पर एक गेट बन गया। करण ये देखकर चौंक गया और उसने श्रेया से पूछा, ये क्या है। श्रेया ने करण को अजीब सी नजरों से देखा और हैरानी से बोली, क्या तुम इसे भी नहीं जानते। श्रेया की बात पर करण ने भोला सा मुंह बना लिया, जिसे देख श्रेया को चक्कर आने लगे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये इतना भुद्धू कैसे हो सकता है, लेकिन फिर भी उसने करण को समझाया, इसे ट्रांसपोर्टेशन फ्लैग कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन फ्लैग, करण ने कहा। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन फ्लैग, इससे हम काफी दूर तक का सफर कुछ सेकंडों में कर सकते हैं। ये फ्लैग हर किसी के पास होता है, जिससे आम जनता भी अपना काम आराम से कर सकती है, लेकिन इसकी भी एक सीमा होती है। ये ज्यादा से ज्यादा 20 किलोमीटर तक ही आपका रास्ता बना सकता है और एक बार इस्तेमाल करने के बाद ये फ्लैग बेकार हो जाता है। इस वजह से इसका इस्तेमाल बहुत जरूरी समय पर ही किया जाता है, जैसे आज मानिकर जी ने किया है। श्रेया की बात सुनकर करण को सब समझ आ गया। ये फ्लैग धरती लोक की गाड़ियों जैसा है, जो एक दूसरी जगह पर जाने का साधन। और जैसे हम एक बार बस या ट्रेन की टिकट लेते हैं, फिर ट्रैवल करने के बाद वो टिकट किसी काम की नहीं रह जाती, वैसे ही ये ट्रांसपोर्टेशन फ्लैग एक बार यूज करने के बाद किसी काम के नहीं रहते। ये समझते ही करण ने श्रेया की बात पर हामी भरी और आगे मानिकर क्या बोलने वाले हैं ये सुनने लगा। श्रेया ने देखा कि करण समझ गया है तो उसने भी कुछ नहीं कहा। जब वो गेट पूरी तरीके से बन गया तो मानिकर ने अपनी बात को आगे बढ़ते हुए कहा, इस गेट के अंदर जाना होगा। ये गेट आपको पास के जंगल के पास ले जाएगा, वहां मैंने ऐसे। ये कहने के बाद मानिकर ने साइड में से एक पिंजरा उठाया। उस पिंजरे के अंदर एक लाल रंग का चूहा था। उस चूहे को सबको दिखाते हुए बोले, ऐसे लाल चूहे छोड़े हैं, उनकी गिनती सिर्फ 7 है। आपको उन सबको पकड़ना है, जिंदा ये मुर्दा, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन समय सीमित है। 3 घंटे में आपको उन चूहों को यहाँ लाना होगा। जब सबने मानिकर की बात सुनी तो कुछ लोगों के चेहरे पर 12 बज गया। करण तो अभी भी उस लाल चूहे को ही देख रहा था और भ्रमित था। बगल में खड़ी श्रेया समझ गई थी करण को लाल चूहों के बारे में भी नहीं पता। फिर श्रेया ने उसे बताया, असल में ये लाल चूहे छुपा चूहे से भी जाने जाते हैं। इनकी छुपने की कला इन्हें लोगों से अपनी जान की सुरक्षा करने में बहुत मदद करती है। इन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल होने वाला है।
वैसे तो हम दोनों साथ में ही रहेंगे। अगर हमसे एक ने भी एक चूहा पकड़ लिया तो हम दोनों पहले राउंड को पास कर लेंगे, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। श्रेया की बात सुनकर करण ने अपन सर हाँ में हिलाया, लेकिन इसके दिमाग में तो एक बढ़िया प्लान था। करण ने एक बार अपने अंतर मन में सील हुए चंद्रा को देखा, जो अभी खर्राटे मार मार के सो रहा था। उसे ऐसे देख करण के चेहरे पर एक मुस्कान तहर गई। उसी वक्त मानिकर ने आगे कहा, सब लोग इस गेट में प्रवेश करो और हाँ ध्यान रहे सिर्फ 3 घंटे ही है। मानिकर के इतना कहते ही सबसे पहले शिवा के स्टूडेंट उस गेट से अंदर गया, फिर राजकुमार वंश और उसका भाई राजकुमार भानु, फिर प्रियांशी और उसकी सहेली गुनगुन, फिर राजकुमार वीरेंद्र और उसका सेनापति कविराम, उसके बाद रानी शिवांगी और उसकी हाय की गई सुपारी क्लब की पारो। आखिर में करण और श्रेया गेट के अंदर जाने लगे। तभी श्रेया ने करण से कहा, वो लोग इतनी आसानी से अंदर तो चले गए, लेकिन मुझे चिंता है कि वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे। वैसे तो पहले मुकाबले में हमसे लड़ नहीं सकते, लेकिन परेशानी खड़ी कर सकते हैं, हमें उन सब से बच के रहना होगा। श्रेया की बात पर करण ने कहा, अब तो देखा जाएगा, जो होगा, परेशानी वो खड़ी करेंगे या फिर हम। करण की बात सुन श्रेया मुस्कुरा दी। फिर दोनों उस गेट के अंदर चले गए और एक सफेद रोशनी ने उन्हें ढक लिया और वो अगले ही पल वहां से गायब हो गया। उनके जाने के बाद मंच पर बैठे हुए 5 राजाओं में से वीर प्रताप, जो प्रियांशी के पिता थे, उन्होंने जब करण को श्रेया के साथ उस गेट में जाता देखा तो हैरानी से उन्होंने बगल में बैठे शिवपुर के राजा से बोले, राजा धनतेश, क्या यही वो लड़का है जो तुम्हारी पोती की शादी के लिए जोड़ा तैयार कर रहा है? राजा वीर प्रताप को इतना हैरान होते देख राजा धनतेश ने कहा, हाँ, यही वो लड़का करण है। क्यों, कुछ हुआ है क्या? राजा धनतेश को पहले से ही करण और प्रियांशी की लड़ाई के बारे में पता था और उन्हें ये भी पता था कि राजा वीर प्रताप की उस लड़ाई से कोई तकलीफ नहीं थी और न ही उनके मन में करण के लिए नफरत थी। लेकिन फिर भी जिस तरह से राजा वीर प्रताप ने उनसे सवाल किया था तो राजा धनतेश को उनके ऊपर शक होने लगा था। वही राजा वीर प्रताप राजा धनतेश की सोच से बेखबर एक लंबी सोच में डूब गया। उनकी आंखों में खुशी और माथे पर शिकन थी। क्या सोच रहे थे राजा वीर प्रताप? कैसे पास करेगा ये राउंड करण? क्या श्रेया की बात सच है? किया वो सब उनका जंगल में इंतजार कर रहे होंगे? क्यों इतनी शक्तिशाली तलवार को इनाम के रूप में रखा गया है? 24 प्रियंशी ने की मैड। करण और श्रेया जैसे ही उस जंगल में पहुंचे तो उनकी सोच से अलग वहां सिर्फ 2 ही लोग उनका इंतजार कर रहे थे। श्रेया ने जब उस लड़के को देखा तो अपना मुंह बना लिया। करण ने भी उस लड़के पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और दोनों वहां से जाने लगे। लेकिन तभी वो लड़का उनके सामने आ गया और श्रेया को प्यार भरी निगाहों से देखने लगा। श्रेया को उसकी नजरें कांटे की तरह चुभ रही थी, लेकिन वो लड़का तो श्रेया की खूबसूरती में इतना खो गया कि उसने श्रेया के भाव ही नहीं देखे। श्रेया से अब रहा नहीं गया और चिढ़ते हुए बोली, राजकुमार वीरेंद्र, हमारे रास्ते से हटो वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। श्रेया को राजकुमार वीरेंद्र बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन श्रेया की बात सुनकर तो राजकुमार वीरेंद्र के चेहरे पर एक मुस्कान आई गई और बड़े ही नाटकीय अंदाज में बोला, राजकुमारी श्रेया, दिल तोड़ने की उम्र में आप मुंह तोड़ने की बात कर रही है? ऐसा करेगी तो मैं तो मर जी जाऊंगा ना। राजकुमार वीरेंद्र की बात सुनकर श्रेया का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। अपनी जवान को संभाल के बात करो राजकुमार, वरना तुम्हारे राज्य में तुम नहीं तुम्हारी लाश जाएगी, श्रेया ने अपने दांत पिसते हुए कहा। राजकुमार वीरेंद्र एक बार को तो डर ही गया, लेकिन अपना डर छुपाकर बोला, अच्छा ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा। वैसे मैं यहाँ पर तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। राजकुमारी, चलो अब हम साथ में लाल चूहा ढूंढते हैं, देखना हमारी जोड़ी इस मुकाबले में कमाल कर जाएगी। राजकुमार वीरेंद्र की बात सुनकर श्रेया ने गुरूर भरे अंदाज में कहा, तुम अपने सेनापति के साथ लाल चूहा ढूंढो, मेरे साथ पहले से ही मेरा पार्टनर है जो तुमसे ज्यादा अच्छा और समझदार है, तो जाओ यहाँ से और हमें अपना काम करने दो। श्रेया की बातें राजकुमार के दिल को चुभ गई और उसने करण की ओर अपनी नजरें घुमाई। करण इस वक्त अपने अंतर मन में बैठे चंद्रा से बात कर रहा था। उसे पता भी नहीं था कि आखिरकार इन लोगों में क्या बात हो रही है। फिर अचानक से करण के चेहरे पर मुस्कान आ गई। करण की मुस्कान ने राजकुमार वीरेंद्र के गुस्से को हवा दे दी, लेकिन उसने खुद को संभाला और बड़े ही प्यार से करण से बोला, दोस्त, क्या तुम वही टीला हो जो राजकुमारी शिवांगी के लिए शादी का जोड़ा तैयार कर रहा है? अपना नाम सुनकर करण को होश आया और उसने वीरेंद्र को अजीब सी नजरों से देखा और बोला, तुम कौन हो? करण का जवाब सुन राजकुमार वीरेंद्र ने गर्व से कहा, मैं हूँ गौतमी देश का दूसरा राज, तुम जो भी हो अब भागो यहाँ से, हमारा समय बर्बाद मत करो,
ना जाने अमीर इंसान दिखा नहीं पहले ही मांगने वाले आ जाते हैं। करण ने राजकुमार की बात को काटते हुए कहा। उसे सच में गुस्सा आ रहा था। वो यहाँ मुकाबले में भाग लेने आए हैं और ये इंसान पता नहीं कहाँ से आया है। उनके रास्ता रोककर खड़ा है, ऊपर से बात तो ऐसे कर रहा है जैसे यहाँ मुकाबले में भाग लेने नहीं टाइम पास करने आया हो। ऐसे लोगों से करण बहुत नफरत करता था, जो इतने जरूरी वक्त को बातों में बर्बाद करता है। करण तो ये सब सोच रहा था, लेकिन राजकुमार वीरेंद्र का मुंह तो खुला का खुला रह गया और श्रेया को जोर से हंसी आ गई। श्रेया को हंसते देख राजकुमार वीरेंद्र का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। वो यहाँ श्रेया को इम्प्रेस करने आया था और करण ने उसकी इंसल्ट कर दी। ये सोच सोचकर ही उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। ऐसा लगता है तुमने कभी ये कहावत नहीं सुनी, नमक स्वाद अनुसार और अकड़ औकात अनुसार, और तुम अपनी औकात से ज्यादा बोल रहे हो, राजकुमार वीरेंद्र ने अपने दांत पिसते हुए कहा। जिसे सुन करण का दिमाग खराब ही गया और बोला, भाई ये फालतू की कहावत अपने पास रखो, हम तो चले। करण ने कहा और श्रेया का हाथ पकड़कर आगे जाने लगा। अचानक से अपना हाथ पकड़ते देख श्रेया का चेहरा शर्म से लाल गया, लेकिन उसने कुछ कह नहीं और करण के साथ जाने लगी। उसे मन ही मन एक सुकून सा महसूस हो रहा था, लेकिन करण के लिए तो ये सब नॉर्मल था। वो धरती लोक से जो आया था, जहाँ करण के लिए ये सब नॉर्मल था, तो वही राजकुमार वीरेंद्र के लिए ये किसी थप्पड़ जैसा था। वो फिर से करण के सामने आ गया और गुस्से से बोला, इतना भी क्या गुरूर एक तिलक का जो एक राजकुमार को अनदेखा करे? जान प्यारी नहीं है क्या तुझे अपनी? अगर है तो अभी की अभी राजकुमारी श्रेया का हाथ छोड़। राजकुमारी श्रेया के हाथ को पकड़ने हक सिर्फ मुझे है। क्यों तुम इसके भाई हो क्या? करण ने तो टूक जवाब देते हुए कहा। जिसे सुन राजकुमार वीरेंद्र का गुस्सा चरम पर पहुंच गया और उसने अपने हाथ की हथेली से करण पर हमला कर दिया। राजकुमार वीरेंद्र के अचानक से खुद के ऊपर हमला करते देख करण कुछ करता उससे पहले ही करण के सीने से सफेद रोशनी टिमटिमाने लगी। करण ज्यादा न सोचते हुए कहा, आइस प्रोटेक्शन शील्ड। करण के इतना कहते ही करण के आसपास की बर्फ इकट्ठा होने लगी और कुछ ही देर में करण और श्रेया दोनों बर्फ के कवच में आ गए। तभी राजकुमार वीरेंद्र की हथेली बर्फ के कवच से टकराए और अगले ही पल राजकुमार वीरेंद्र का चेहरा पीला पड़ गया और वो झटके से पीछे हट गया। राजकुमार वीरेंद्र के पीछे हटने के बाद भी करण ने कवच हटाया नहीं। श्रेया भी भ्रमित थी। वो करण से कवच हटाने के लिए कुछ कहती उससे पहले ही दूर से एक काले रंग का भाला हवा को चीरते हुए करण के कवच से टकरा गया। जैसे ही वो भाला कवच से टकराया, वो भाला दो हिस्सों में टूट गया। करण ने अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए जोर से कहा, पारो, मुझसे पहली बार मिलने का ये तरीका मुझे पसंद आए, अब आ भी जाओ। जब करण ने पारो का नाम लिया तो राजकुमार वीरेंद्र की सांसें ऊपर नीचे होने लगी। इसके दिल में डर ने जगह ले ली। वो कुछ कदम पीछे हो गया। श्रेया भी सावधान हो गई। उसने अपनी तलवार पर पकड़ कस ली। उसी वक्त एक बड़े से पेड़ की टहनी पर एक परछाई दिखाई दी। उस परछाई ने उस टहनी से छलांग लगाई और सीधा करण के सामने आकर खड़ी जी गई। उसके पीछे एक और परछाई भी खड़ी हो गई। शिवांगी, ये क्या हरकत है तुम्हारी? क्या अपने से बड़ों की इज्जत करना भूल गई हो, या तुम्हें अब भी मेरी मार खाने का शौक चढ़ा हुआ है? श्रेया ने गुस्से कहा। जिसे सुन एक बार को तो पीछे वाली परछाई घबरा गई और समझाते हुए बोली, श्रेया दीदी, ये हमला मैंने नहीं किया था और ये हमला आपके ऊपर था भी नहीं। अगर ऐसा होता तो मैं हमला करने वाले को ही मार देती। आपने मुझे हमेशा प्यार दिया है, मैंने आपको हमेशा अपनी बड़ी बहन माना है। बेशक मैं सौतेली हूँ, लेकिन मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया है। शिवांगी दिल से ये सब कह रही थी। ये बात श्रेया भी जानती थी, इसीलिए उसने पारो की ओर देखा और अपनी पेनी नजरों से देखते हुए बोली, ऐसा लगता है सुपारी क्लब की किलर इस जंगल में मरना चाहती है। श्रेया की बात सुनकर पारो ने मुस्कुराते हुए कहा, ये आप कैसी बात कर रही है राजकुमारी? कहीं आपको ये तो नहीं लगता कि मैंने आप दोनों के ऊपर हमला किया है? तो आप गलत सोच रही है। मैंने तो यहाँ एक लाल चूहे को देखा और उस पर अपना भाला चला दिया, और अगर आप बीच में आ गया तो इसमें मेरी भाले की कोई गलती थोड़ी ना है। क्यों सही कहना करण? पारो की बात सुनकर श्रेया का पारा चढ़ गया। वही करण पारो के सवाल का जवाब दे पता उससे पहले ही हवा को काटते हुए बर्फ की तलवार पारो की ओर आई। पारो ने जब उस तलवार को देखा तो उसने जल्दी से अपने आगे एक शील्ड खड़ी कर दी, लेकिन उस तलवार ने पारो की शील्ड को भेद दिया और पारो 30 कदम तक घसीटती हुई गई। उसके मुंह से खून निकल रहा था। ये देखकर सब हैरान हो गया। करण और श्रेया एक दूसरे को सवालिया नजरों से देखने लगे। दे से पूछ रहे हो, क्या तुमने ये हमला किया है? दोनों ने आंखों से पूछा और आंखों ही आंखों में मना कर दिया। दूर खड़ा वीरेंद्र ये देखकर और हैरान हो गया और मन ही मन बोला,
ये हमला किसने किया था? सिर्फ एक हमले से महारथी स्तर के 8वें चरण के योद्धा को इतना जख्मी कौन कर सकता है? ये सिर्फ वीरेंद्र ही नहीं, करण, श्रेया और शिवांगी ये सोचकर सभी हैरान थे। तभी पारो ने अपने मुंह से निकलते खून को पोंछा और गुस्से से बोली, किसने मुझ पर हमला करने की कोशिश की है? मेरे सामने आओ। क्या तुम्हें छुपकर ही हमला करने आता है? पारो की बातें खत्म हुई ही थी कि उसी वक्त आसपास ठंडी आभा पहलने लगी और सबको दिखाई दी एक सुंदर सी लड़की को करण के सामने आकर किसी दीवार की तरह खड़ी हो गई। और करण उसे आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगा और मन में बोला, प्रियांशी, ये कैसे आ सकती है? ये तो मेरी दुश्मन थी न। श्रेया भी भ्रमित थी, उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो प्रियांशी की ताकत देखकर हैरान थी और उसने जब गौर से प्रियांशी को देखा तो उसकी आंखें फैल गई और हैरानी से बोली, महारथी का नवाचरण? लेकिन कैसे? ये तो कुछ दिन पहले मेरे से भी एक स्तर नीचे थी, तो अचानक से इतनी जल्दी इसका स्तर कैसे बढ़ गया? करण ने भी श्रेया की बात सुनी और वो भी बुरी तरीके से हिल गया। नवे चरण का साफ मतलब था कि प्रियांशी सिर्फ एक कदम दूर थी महासाधक बनने से। करण ने मन ही मन दुआ कर रहा था कि प्रियांशी उससे न लड़े। प्रियांशी ने करण पर ध्यान नहीं दिया और पारो को जवाब देते हुए बोली, मैंने किसी पर हमला नहीं किया, मैंने तो यहाँ लाल चूहा देखा था, बस उसको देखकर मैंने अपनी तलवार से हमला कर दिया, लेकिन बीच में तुम आ गई तो इसमें तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं। प्रियांशी का तर्क सुन सबकी हंसी छूट गई, सिर्फ पारो और शिवांगी की। पहले तो पारो प्रियांशी से लड़ना चाहती थी, लेकिन उसकी ताकत देखकर उसने अपना फैसला बदल लिया और करण को देखते हुए गहरी आवाज में बोली, आखिरी राउंड में मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहने के बाद पारो वहां से चली गई। शिवांगी ने भी करण को एक बार देखा और जाते हुए बोली, टेल, मेरे खिलाफ जाने का अंजाम भुगतने को तैयार रहना। इतना कहने के बाद वो भी चली गई। करण ने एक चैन की सांस ली, वो प्रियांशी को शुक्रिया कहने ही वाला था कि तभी प्रियांशी वहां से चली गई। करण ने एक आह भरी और अपना कवच हटा दिया और श्रेया से बोला, प्रियांशी ने हमारी मदद क्यों की? पता नहीं, श्रेया ने कहा, जिसे सुन करण उदास हो गया। उसे याद था कि उसने कैसे प्रियांशी को भड़काया था, जिस वजह उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी, लेकिन फिर भी उसने यहाँ पर आकर उसकी मदद की और करण उसे शुक्रिया तक नहीं कह पाया। वही राजकुमार वीरेंद्र और उसका सेनापति दोनों भाग चुके थे। अंडस्को, क्यों करण की मदद करने आई थी प्रियांशी? क्या सच में शिवांगी अपनी बड़ी बहन से प्यार करती है? आगे क्या करने वाला है राजकुमार वीरेंद्र? 25 शारीरिक गोली की शर्त। सब लोगों के जाने के बाद करण और श्रेया ही बचे थे। तभी श्रेया ने कहा, चलो करण, हम भी आगे चलते हैं, हमें जल्द से जल्द लाल चूहे को पकड़ना है, वरना देर हो गई तो हमें पहले राउंड में ही बाहर निकाल दिया जाएगा। श्रेया की बात पर करण ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। करण की बात श्रेया को समझ नहीं आए और बोली, मतलब मैं समझी नहीं करण, अभी सब समझ आ जाएगा। इतना कहने के बाद करण ने अपने अंतर मन में बैठे चंद्रा को कुछ कहा। करण की बात सुनकर चंद्रा ने एक उबासी भरी और बेमन से करण के सीने से सफेद रोशनी के रूप में निकल गया। श्रेया ने जब उस रोशनी को देखा तो हैरानी से बोली, करण ये क्या है? बड़ी अजीब सी चीज लग रही है। श्रेया की हैरान देख करण मुस्कुराया और बोला, ये एक यंत्र है जो किसी भी जानवर को आसानी से ढूंढ सकता है, इसीलिए मैंने कहा था हमें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, अब ये यंत्र ही हमारे लिए लाल चूहे को पकड़ के लेकर आएगा। करण की बात सुनकर और उस यंत्र के बारे में जानकर श्रेया की आंखें चमक उठी और खुश होते हुए बोली, मानना पड़ेगा तुम्हें करण, बड़ी ही कीमती चीज को छुपा कर रखा है तुमने। वैसे इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं? श्रेया और करण के बीच की बात सुनकर चंद्रा मन ही मन गुस्से से जल रहा था। वो बोलना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन करण ने उसे अपनी असलियत छुपाने के लिए कहा था और चंद्रा भी अपनी सच्चाई किसी के सामने लाकर खुद को और करण को मुसीबत में नहीं डालना चाहता था, इसीलिए वो अपने गुस्से को पीता रहा। श्रेया की बात सुनकर करण ने बेफिक्री अंदाज में कहा, इसका इस्तेमाल करना तो बहुत आसान है। इतना कहने के बाद करण ने चंद्रा को देखा जो रोशनी रूप में था, फिर इशारा करके बोला, शू शू। करण चंद्रा को ऐसे ट्रीट कर रहा था जैसे कोई मालिक अपने कुत्ते को हड्डी लाने के लिए कहता है। जो बात श्रेया तो नहीं समझी, लेकिन चंद्रा धरती लोक से आया था और जब उसने करण को ऐसे इशारे करते देखा तो उसने अपने दांत पीस लिए और मन ही मन करण को सबक सिखाने का सोचकर वहां से गायब हो गया। चंद्रा के जाने के बाद श्रेया ने कहा, ये तो बड़ा ही आसान है, बस शू बोलो और यंत्र काम पर लग जाता है। करण, क्या ऐसा एक यंत्र मेरे लिए भी ला दोगे? मुझे ऐसे यंत्र बहुत अच्छे लगते हैं। इतना कहने के बाद श्रेया अपनी आंखों में उम्मीद लिए करण को देखने लगी। उसे उम्मीद थी कि करण उसके लिए मना नहीं करेगा।
करण ने जब श्रेया की बात सुनी तो वो परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आया कि अब वो श्रेया को कैसे समझाया। वो यंत्र नहीं बल्कि उसके अंतर मन में रहने वाला एक छोटा सा सांप है, लेकिन करण को कुछ न कुछ तो कहना था। इसीलिए उसने बहाना बनाते हुए कहा, मुझे ये यंत्र एक जंगल में मिला था, मुझे पता नहीं है कि ऐसा यंत्र कहाँ मिलता है, लेकिन जब मुझे पता चलेगा कि ऐसा यंत्र कहाँ मिलता है तो मैं तुम्हारे लिए जरूर लाऊंगा। करण की बात सुनकर श्रेया को थोड़ा सा दुख तो हुआ, लेकिन करण की बातें सुनकर उसे खुशी भी हुई। फिर उसने करण की बात पर अपना सर हाँ में हिला दिया। श्रेया को अपनी बातों में आता देख करण ने एक चैन की सांस ली। फिर बोला, उसे आने में थोड़ा टाइम लगेगा, जब तक हम थोड़ा घूम लेते हैं। श्रेया ने करण की बात पर हामी भरी और दोनों जंगल में टहलने लगे। टहलते हुए दोनों आपस में बात रहे थे। थोड़ी देर ऐसे ही टहलने के बाद करण को एक आवाज सुनाई दी, ए टेलर, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रहा था। जब श्रेया और करण ने वो आवाज सुनी तो उन दोनों ने मुड़कर देखा। उनके सामने राजकुमार वंश और उसका भाई राजकुमार भानु खड़ा था। तुम किसी ना किसी का इंतजार ही करते रह जाओगे, कभी तो ऐसे बनो जब कोई तुम्हारा इंतजार करे, करण ने राजकुमार वंश का मजाक उड़ाते हुए कहा। करण को पता था इन लोगों से कितना भी विनम्र होकर बात कर लो, लेकिन ये फिर भी उसको अपना दुश्मन ही मानेंगे, तो वो क्यों पीछे रहे। करण की बात सुनते ही राजकुमार वंश को गुस्सा आ गया। तभी राजकुमार भानु ने राजकुमार वंश को शांत करते हुए कहा, अपने गुस्से पर काबू करो वंश, ये समय लड़ने का नहीं है। राजकुमार भानु की बात सुनकर राजकुमार वंश ने अपने आप को शांत किया और करण से बोला, तुम जानना नहीं चाहते मैं तुम्हारा क्यों इंतजार कर रहा था। करण ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं, अब जाओ और लाल चूहा पकड़ो। इतना कहने के बाद करण वहां से श्रेया के साथ जाने लगा। लेकिन फिर से करण के जवाब ने राजकुमार के गुस्से को जगा दिया और उसने चिल्लाते हुए कहा, एक मामूली सा तिल एक राजकुमार से ऐसे बात करने का दुस्साहस कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हें किसी से डर नहीं लगता। अगर ऐसा है तो तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत करते हो। मैं राजकुमार वंश तुम्हें लड़ाई करने की चुनौती देता हूँ। राजकुमार वंश की बात सुनने के बाद करण रुक गया और राजकुमार वंश को देखने लगा। फिर कुछ सोचने के बाद बोला, तुमने चुनौती दी और मैंने मान ली और मैं जीत गया, तो मुझे क्या मिलेगा। करण की अजीबोगरीब बात सुनकर राजकुमार वंश के होठ हिले, लेकिन कुछ मुंह से निकल नहीं पाया। राजकुमार वंश को तो करण की बातें मार रही थी, उसका दिमाग काम करना बंद कर गया था। उसे समझ नहीं आया कि वो करण के सवाल का क्या जवाब दे। जब करण ने देखा कि राजकुमार वंश कुछ कह नहीं बोल रहा है तो उसने अपना सर निराशा में झटक दिया। से कह रहा हो तुम बेकार और तुम्हारी बातें बेकार और तुम्हारा राज्य भी बेकार। श्रेया ये सब बड़े ही गौर से देख रही थी। उसे इतनी हंसी आ रही थी कि उसे अपनी ही जबान को काटना पड़ा। वही राजकुमार वंश ने जब करण को ऐसे सर हिलाते हुए देखा तो वो आग बबूला हो गया। लेकिन तभी राजकुमार भानु ने उसे शांत करवाते हुए कहा, अपना आपा मत खो वंश, वो तुम्हें दिमागी रूप से परेशान कर रहा है। उसकी बातें किसी भाले जैसी है जो सीधा दिल को चीर के निकल जाती है। उससे बातों में तुम नहीं जीत सकते, इसीलिए अगर तुम्हारे पास कोई चीज है जिसे तुम शर्त के तौर पर लगा सकते हो तब उसे लड़ाई के लिए मनाया जा सकता है। राजकुमार भानु की बात राजकुमार वंश को समझ आ गई और उसने करण से तीखे लहजे में कहा, तुम जैसे लोग ऐसे ही मान कर सकते हो तो ठीक है, अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें शारीरिक ताकत बढ़ाने की रैंक 2 की गोली दूंगा। बोलो मंजूर है। शारीरिक ताकत बढ़ाने की गोली का जिक्र सुनकर करण भ्रमित दिखाई देने लगा। उसे उस गोली के बारे में कुछ पता नहीं था, इसीलिए उसने फिर से अपनी आंखों में सवाल लिए श्रेया की ओर देखा। श्रेया ने जब करण को अपनी ओर ऐसे देखते देखा तो उसने पहले अपना हाथ उठाया और अपने माथे पर मार लिया और परेशान सुर में बोली, अब ये मत बोलना कि तुम इस गोली के बारे में भी नहीं जानते। श्रेया का रिएक्शन देख करण का चेहरा शर्म से लाल हो गया और अपना सर में हिला दिया। करण का सर में हिलते देख श्रेया का सर दर्द होने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत किया और एक लंबी सांस लेने के बाद करण को देखा और दोबारा बोली, क्या तुम्हें सच में नहीं पता। करण ने दोबारा से अपना सर में हिला दिया। करण को दोबारा से में सर हिलाते देख श्रेया ने एक आह भरी और बोली, शारीरिक ताकत बढ़ाने वाली गोली किसी के शरीर को मजबूत करने में मदद करती है, जिससे सामने वाले इंसान की ताकत और बढ़ जाती है, लेकिन उसके स्तर में कोई बदलाव नहीं आता। बदलाव नहीं आने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी ताकत नहीं बढ़ी, बल्कि इससे तुम्हारी ताकत दुगनी हो जाती है। लेकिन ये गोली भी तभी अच्छे से काम करती है जब तुम अच्छे से शारीरिक अभ्यास करो। श्रेया की बात करण को समझ आ गई। अगर वो राजकुमार वंश से वो गोली ले लेता है तो वो अपनी शारीरिक ताकत को बढ़ा सकता है,
और उसकी शारीरिक ताकत बढ़ गई। तो उसके बाद अगर मुकाबले के बीच में कोई उस पर सामने से या छुपकर भी हमला करता है तो उसे कम से कम चोट लगेगी। और अगर करण अपनी शक्तियों के साथ शारीरिक ताकत का इस्तेमाल अपने दुश्मन पर करता है तो वो आराम से सामने वाले को चोट पहुंचाने में कामयाब हो जाएगा। उस गोली के फायदे सुनकर करण खुश हो गया और राजकुमार वंश को बड़े ही प्यार से देखने लगा। करण राजकुमार वंश को ऐसे देख रहा था जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी मनपसंद आइसक्रीम को देखता है। करण को खुद की तरफ ऐसे देखते देख राजकुमार वंश ने अपनी मुट्ठी भींच ली और अकड़ दिखाते हुए बोला, क्या तुम्हें मेरी चुनौती मंजूर है? हाँ हाँ बेशक, मैं इतनी अच्छी चीज को ऐसे कैसे जाने से सकता हूँ, करण ने खुश होते हुए कहा। लेकिन करण खुशी राजकुमार वंश के दिल में किसी छुरी की तरह चुभ रही थी। तभी राजकुमार भानु आगे आया और करण से तेज आवाज में बोला, हमने तो तुम्हारी जीत पर अपनी गोली लगा दी, लेकिन राजकुमार वंश जीता तो तुम क्या दोगे? असल में राजकुमार भानु को पूरा यकीन था कि राजकुमार वंश ही जीतेगा, इसीलिए उसने गोली वाली शर्त पर कुछ नहीं कहा। अगर राजकुमार भानु और राजकुमार वंश को जरा सी भी हारने की संभावना लगती तो वो इतनी बेशकीमती गोली का जिक्र भी नहीं करते। वही राजकुमार भानु की बात सुनकर करण ने कहा, अगर तुम जीत गया तो तुम्हें मेरी दोस्ती मिलेगी, मेरा प्यार मिलेगा। वैसे तो मैं किसी को अपना दोस्त इतनी जल्दी नहीं बनाता, लेकिन अगर तुम जीत गया तो मैं तुम्हें अपना दोस्त बना लूंगा। करण ने ये सब ऐसे ही कहा था क्योंकि उसके पास दांव पर लगाने के लिए कुछ नहीं था, और वैसे भी लड़ने का कीड़ा तो इनको ही काट रहा है, तो वो क्यों अपनी चीजों को शर्त पर लगाया। करण की बात सुनकर दोनों राजकुमार अपना मुंह खोले करण को ही देख रहे थे। श्रेया का तो हंस के बुरा हाल था। ये तो कोई शर्त नहीं हुई, और तुम्हारी दोस्ती का क्या हम अचार डालेंगे? राजकुमार वंश ने अपने दांत पिसते हुए कहा। राजकुमार भानु ने भी राजकुमार वंश का साथ देते हुए कहा, ये तो साफ साफ नाइंसाफी है। तुम जीते तो इतनी बेशकीमती गोली, और वंश जीता तो एक मामूली सी टेले की दोस्ती। तुम क्या कहीं के राजा हो या कोई आसमान से आए अप्सरा जो हम तुम्हारी दोस्ती के लिए अपनी बेशकीमती गोली दाव पर लगाएंगे? नहीं नहीं, तुम कुछ और शर्त पर लगाओ, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी दोस्ती। दोनों राजकुमारों की बात सुनने के बाद करण ने अपने कान को खुजाते हुए कहा, रहने दो, तुम लोगों को मेरी दोस्ती की कदर नहीं है, इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। इतना कहने के बाद करण ने श्रेया को चलने का इशारा किया। फिर दोनों वहां से जाने लगे। करण को जाते देख दोनों राजकुमारों ने अपने दांत पिस लिए। करण ने 4 कदम ही बढ़ाए होंगे, तभी ही राजकुमार वंश ने जोर से कहा, मुझे मंजूर है, आओ और मुझसे लड़ाई करो। ये आवाज सुनते ही करण के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और मन ही मन बोला, मेरी बहन दीपिका मुझे ये हुनर सिखाने के लिए थैंक यू। मन में इतना कहने के बाद करण और श्रेया दोनों ही मुड़े और दोनों राजकुमारों को देखने लगे। इस वक्त श्रेया के माथे पर चिंता साफ देखी जा सकती थी, क्योंकि सामने वाला महारथी स्तर के पहले चरण का योद्धा है और करण सिर्फ रथी स्तर के 9वें चरण का योद्धा। क्या श्रेया की चिंता सही है? कैसे लड़ेगा करण अपने से ज्यादा ताकतवर योद्धा से? क्या करण अपनी बर्फ की पकड़ तकनीक का इस्तेमाल करने वाला है? और अभी तक वापस क्यों नहीं आया चंद्रा? क्या वो करण से अपनी इंसल्ट का बदला लेने वाला है? 26 जेवन है या किंची? करण को मुड़कर देखते देख राजकुमार वंश ने आगे कहा, चलो अब देखते ही जितनी तुम्हारी जबान चलती है, क्या उतने ही हाथ पैर भी चलते हैं। इतना कहने के बाद राजकुमार वंश ने अपनी स्टोरेज रिंग में से एक तलवार निकाली और करण को तलवार दिखाते हुए अपने पास बुलाने का इशारा करने लगा। करण ने जब राजकुमार वंश को तलवार निकालते देखा तो वो खुश हो गया। उसे भी अपनी तलवारबाजी का परीक्षण करना था। करण ने भी सेनापति की दी हुई तलवार स्टोरेज रिंग में से निकाल ली। तुम तलवार का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो अपनी बर्फ की पकड़ तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए, उससे तुम राजकुमार वंश को आराम से हरा सकते हो। तुम्हें तलवारबाजी का अभ्यास किए हुए वक्त की कितना हुआ है? श्रेया ने चिंता जाहिर करते हुए कहा, जिसे सुन करण ने मुस्कुराते हुए श्रेया से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। कैसे संभाल लोगे? तुमने सिर्फ तलवारबाजी की बेसिक किताब ही पढ़ी है, उसमें तुमने कितना ही अभ्यास कर लिया होगा। मेरी बात मानो और बर्फ की पकड़ तकनीक का इस्तेमाल करके राजकुमार वंश को हरा दो। जब प्रियांशी जैसी योद्धा उस तकनीक के सामने परेशानी में आ गई थी तो राजकुमार वंश तो कुछ भी नहीं है, और वैसे भी राजकुमार वंश की तलवारबाजी उम्दा है, तुम्हें हार का सामना करना पड़ सकता है। श्रेया को करण के लिए बहुत चिंता हो रही थी। अगर करण बर्फ की पकड़ तकनीक का इस्तेमाल करता तो श्रेया को जरा सी भी टेंशन नहीं होती, लेकिन करण तो सीधा तलवारबाजी करने चल दिया। क्या ये सच में पागल है? किया 10 दिन हुए नहीं और तलवारबाजी करनी है इसे?
इसने किया तलवारबाजी को गुड्डा गुड़िया का खेल समझा है, तलवारबाजी है ये, बेवकूफ। श्रेया बेशक करण के बारे में कुछ भी कहे, लेकिन करण इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने श्रेया की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और राजकुमार वंश की ओर अपनी तलवार लेकर बढ़ गया। राजकुमार वंश ने जब देखा कि करण उसकी ओर ही बढ़ा चला आ रहा है, तो वो भी सीना फुलाए आगे बढ़ गया। दोनों आमने सामने आए ही थे कि दोनों ने एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया। दोनों की तलवारें आपस में टकराने लगी। दोनों एक दूसरे पर पूरी ताकत से हमला कर रहे थे। कभी राजकुमार वंश करण पर भारी पड़ता तो कभी करण राजकुमार वंश को पीछे सरका देता। राजकुमार वंश ने लड़ते हुए ही करण से कहा, तो तुझे तलवारबाजी भी आती है? अच्छा है, मुझे लगा था कि मैं अपनी इज्जत खराब कर रहा हूँ एक टेले से लड़कर। इतना कहने के बाद राजकुमार वंश ने अपनी तलवार से करण के पेट पर वार किया, लेकिन करण ने बड़ी ही आसानी से उस वार को विफल कर दिया और मुस्कुराते हुए बोला, तुम भी ठीक ठाक ही तलवारबाजी कर लेते हो। करण ने भी इतना कहने के बाद अपनी तलवार में ठंडी आभा भर के राजकुमार वंश के सीने पर हमला कर दिया, जिसे राजकुमार वंश ने अपनी तलवार से रोक लिया, लेकिन उसका शरीर ठंड से कांप उठा। राजकुमार वंश कुछ समझ पाता उससे पहले ही करण की उल्टी हुई लात राजकुमार वंश के मुंह पर पड़ी। लात पड़ते ही राजकुमार वंश 4 कदम दूर जाकर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी और मेढक की तरह उछलकर खड़ा हो गया और फिर से करण से भिड़ गया। दोनों आपस में जोरदार हमला कर रहे थे और जब जब उनकी तलवारें आपस में टकराती तो तन 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 की आवाजें निकलती। दोनों ने अभी तक एक दूसरे पर 100 से भी ज्यादा हमले कर दिए थे, लेकिन उसमें भी करण राजकुमार वंश पर भारी पड़ता दिख रहा था। दूर खड़ी श्रेया ये देखकर अपनी आंखें मिसमीसा रही थी। उसने अपने आप को चूटी भी काटी, लेकिन उसे होश नहीं आया। उसकी आंखें हैरानी में बड़ी बड़ी हो गई। क्या कोई 10 दिनों में इतनी बेहतरीन तलवारबाजी सीख सकता है, या मैं ये सब सपना देख रही हूँ? श्रेया को तो चक्कर आना शुरू हो गया थे। उसे अब खुद की और उसके पिता की काबिलियत पर शक होने लगा था। जब श्रेया 8 साल की थी, जब से ही वो तलवार चलाना सीखती आई थी, और अब वो पूरी 20 साल की हो गई है, लेकिन वो भी करण की तलवारबाजी में बराबरी नहीं कर सकती। क्या हमारा राजमहल एक टेले की बराबरी भी नहीं कर सकता? श्रेया ने खुद से कहा। थोड़ी देर तक वो शोक और भय में रही, लेकिन कुछ ही देर बाद उसके चेहरे पर खुशी के भाव आ गया और खुश होते हुए बोली, तुम कमाल हो, बवाल हो करण, मैंने तुम्हें प्यार करके कोई गलती नहीं की है। तुम सबसे ज्यादा ताकतवर बनोगे। दादा सही कह रहे थे, बस अब ये मुकाबला खत्म हो जाए, फिर हम दोनों एक रिश्ते में बंध जाएंगे। श्रेया की बातों से बेखबर करण और राजकुमार दोनों आपस में भिड़े हुए थे, जिसमें राजकुमार जमीन पर 12 बार गिर गया। उसके शरीर पर काफी सारे घाव आ गए थे, लेकिन वो बार बार खड़ा हो जाता और लड़ने लगता, बिल्कुल किसी कॉकरोच की तरह। अपने भाई की हालत देख राजकुमार भानु का रोना निकल आया। उसे उम्मीद नहीं थी कि करण इतना अच्छा तलवारबाज होगा। अगर उसे पता होता तो कब का 9-2-11 हो गया होता, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था। वो जानता था राजकुमार वंश अपनी हार मान जाता, लेकिन शारीरिक गोली की वजह से वो हार नहीं मान रहा है। राजकुमार भानु ये सब सोच ही रहा था, तभी करण ने एक और लात राजकुमार वंश के मुंह पर मार दी और वो दोबारा से जमीन पर जाकर गिरा। लेकिन वो दोबारा खड़ा हो गया, लेकिन करण से लड़ने नहीं गया, बल्कि वो तो आंखों में गुस्सा लिए करण को देख रहा था और चिल्लाते हुए बोला, तुम्हें मेरे चेहरे से क्या परेशानी है? तुमने मुझे 15 बार नीचे गिराया, लेकिन हर बार मेरे मुंह पर लात मारकर। क्या तुम्हें मेरे शरीर के और हिस्से नहीं दिखते? इतना कहने के बाद राजकुमार वंश अपने सीने, हाथ, पैरों और बाकी के हिस्सों पर इशारा करने लगा। देसे कह रहा हो, इधर मार ले भाई, क्यों इज्जत का भाजी पाला कर रहा है? करण राजकुमार वंश की बात सुनकर भ्रमित हो गया और बोला, असल में तुम्हारे सीने पर कवच लगा हुआ है, अगर मैंने वहां लात मारी तो मेरे को ही लग जाएगी। करण का तर्क सुन सबने अपने सर पकड़ लिए। तो भाई पेट पर मार ले, राजकुमार वंश ने कहा, जिसे सुन करण ने गंभीर होते हुए कहा, मैं किसी के पेट पर लात नहीं मारता। ये बहुत गलत बात होती है, क्या तुम्हारे घर वालों ने ये सब नहीं सिखाया? करण का उटपटांग जवाब सुनकर सबके मुंह सिल गया। राजकुमार वंश के पास कहने के लिए शब्द ही नहीं बचे। उसके होठ कुछ कहने के लिए हिले भी, लेकिन राजकुमार वंश ने अपना हाथ रख लिया। उसे ऐसा लगा जैसे अगर वो कुछ और बोलेगा तो उसकी ही इज्जत नीलाम हो जाएगी, और मन में बोला, साले की जवान है या कैची। इतना मन में कहने के बाद राजकुमार वंश ने खुद को संभाला और अपनी तलवार से दोबारा करण पर हमला करने लगा। करण ने भी राजकुमार वंश के हर एक हमले का जवाब देना जारी रखा।
तभी राजकुमार वंश ने घमंड भरे लहजे में कहा, तुम तलवारबाजी में अच्छे हो, लेकिन क्या तुम्हें तलवारबाजी की तकनीकें पता है? करण को राजकुमार वंश की बात समझ में आ गई। करण ने पहले ही तलवारबाजी की तकनीक का इस्तेमाल हुए दूसरे सेनापति को देखा था। करण को अपनी बात कहने बाद राजकुमार वंश कुछ कदम पीछे हटा और चेहरे पर शैतानी हंसी लाते हुए अपनी तलवार को गोल आकार में घुमाने लगा। करण भी राजकुमार वंश को ऐसा करते देख रहा था। उसी वक्त श्रेया ने चिल्लाते हुए करण से कहा, करण संभल कर, वो तलवारबाजी की खास तकनीक इस्तेमाल करने वाला है, जैसे तलवार की 1000 छाया कहते हैं। श्रेया की बात सुनकर करण सावधान हो गया, लेकिन वो एक्साइटेड ज्यादा था। राजकुमार वंश की तलवार को गोल घुमाते ही उसके सामने एक शक्ति चक्र बन गया। उसमें से नीली रोशनी निकल रही थी और उस चक्र के आसपास अजीब से शब्द लिखे हुए थे, जिसे करण समझ नहीं पा रहा था। लेकिन उसी वक्त करण के सीने से सफेद रोशनी टिमटिमाने लगी, जिसे देख करण सतर्क हो गया और उसने आसपास अपने ऊर्जा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। करण के शरीर से ठंडी आभा निकलने लगी। तभी राजकुमार वंश के बनाए हुए चक्र से तलवारें निकलने लगी और सीधा करण की ओर पूरी रफ्तार से बढ़ गई। करण ने जल्दी से कहा, बर्फ की दीवार। करण के इतना कहते ही करण के सामने बर्फ की दीवार खड़ी हो गई। दीवार पारदर्शी थी और उसकी लंबाई 500 मीटर की थी। जैसे ही वो तलवारें उस बर्फ की दीवार से टकराए तो बूम बूम की आवाजें पूरे जंगल में गूंज गई और सबका ध्यान करण और राजकुमार वंश की लड़ाई पर चला गया। प्रियांशी को करण की चिंता हो रही थी, तो वही शिवांगी और पारो ये देखकर गंभीर थी, क्योंकि वो करण से लड़कर उसे सबक सिखाना चाहती थी। लेकिन राजकुमार वीरेंद्र काफी खुश था। उसका बस चलता तो वो खुद राजकुमार वंश का साथ देने चला जाता और बाकी के लोग जो शिवा के स्टूडेंट ये देखकर कुछ सीखने का प्रयास कर रहे थे। वही करण की बनाई बर्फ की दीवार अभी तक अपनी जगह पर खड़ी थी, लेकिन राजकुमार वंश के बनाए गए चक्र से तलवारें निकलती ही जा रही थी, जिससे दीवार में दरार आना शुरू हो गई। अब तुम तो गया टिल, राजकुमार वंश ने चिल्लाते हुए कहा, जिसे सुन करण गंभीर हो गया। वो चाहता तो बर्फीला दर्पण का इस्तेमाल करके राजकुमार वंश को आराम से हरा सकता था, लेकिन अगर उसने ऐसा कुछ किया तो उसकी ताकत आधी से भी कम हो जाएगी, जिससे वो आगे आने वाले राउंड में हार सकता है। ये सब ध्यान में रखते हुए करण ने कुछ सोचा और उसकी आंखें चमक उठी। उसने जल्दी से अपनी स्टोरेज रिंग में से दिया निकाला और उसे देखते हुए बोला, अब तू ही जो मुझे इस मुसीबत से निकाल सकता है। इतना कहने के बाद करण ने उस दिए को अपनी हथेली पर रख लिया और अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को उस दिए में डालने लगा। करण ने जैसे ही दिए में अपनी आध्यात्मिक शक्तियां डाली, वैसे ही दिया जल उठा और करण के पीछे एक विशालकाय दिए की आकृति बनने लगी। जब वो आकृति बन रही थी, तब आसपास का मौसम गर्म हो गया। जो भी पेड़ पौधे थे वो जलकर राख में बदल गया। करण की आंखों में उस दिए की छवि दिखने लगी और जब वो विशालकाय आकृति पूरी तरह बनी तो उसके अंदर से ताकतवर आभा निकलने लगी। लेकिन करण की बनाई हुई बर्फ की दीवार उस आग से नहीं पिघली, क्योंकि दोनों की शक्तियां करण से जुड़ी हुई थी, जिससे वो आपस में नहीं लड़ रही थी। राजकुमार वंश ने भी ये सब देखा और उसका गला सूख गया। बाकी के लोग जो ये नज़ारा देख रहे थे, उनके माथे से पसीना निकलने लगा और सबके मुंह से एक ही आवाज निकली, मिडिल लेवल का जादुई हथियार। करण को जादुई हथियार का इस्तेमाल करते देख श्रेया की दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि मुकाबले के बीच में कोई भी जादुई हथियार का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसे मुकाबले से बाहर निकाल दिया जाएगा। वो करण को जादुई हथियार का इस्तेमाल करने के लिए मना करने ही वाली थी, लेकिन आगे जो कुछ हुआ उसे देख उसे चक्कर आने लगे। अंडस्को ऐसा किया था करण ने, जिसे देख श्रेया को चक्कर आने लगे। क्या करण पहले राउंड में ही मुकाबले से बाहर हो जाएगा? और अभी तक चंद्रा वापस क्यों नहीं आया? 27 करण जीत गया। जब श्रेया करण को जादुई हथियार इस्तेमाल करने के लिए मना करने वाली थी, उससे पहले ही करण ने बड़ी जोर से दिए पर फूंक मारना शुरू कर दिया। भाई बुझ जा, जल्दी बुझ में भूल गया था, जल्दी फू बंद हो जा, करण उस दिए को बुझाते हुए कह रहा था, जिसे देख सबको चक्कर आ रहे थे। उन्हें तो करण ही समझ नहीं आ रहा था। श्रेया ने अपना सर पकड़ लिया और चिल्लाते हुए बोली, वो फूंक मारने से बंद नहीं होता, उसमें से अपनी आध्यात्मिक शक्तियां वापस लो। श्रेया की बात जैसे ही करण के कान में पड़ी तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे खुद पर इतनी शर्म आ रही थी कि उसका मन तो जमीन में घुस जाने का कर रहा था।
लेकिन उसने श्रेया की बात को माना और जल्दी से अपनी आध्यात्मिक शक्तियां वापस लेने लगा। और कुछ ही पल में दिया जलना बंद हो गया, और जो बड़ी सी आकृति करण के पीछे उस दिए की बनी थी वो गायब हो गई, और आसपास का वातावरण पहले जैसा हो गया। श्रेया ने जब ये देखा तो उसने एक चैन की सांस ली, और दूर से ये सब देखने वाले लोगों ने भी एक चैन की सांस ली। अच्छा है इसने उस हथियार का इस्तेमाल नहीं किया, वरना मैं उसे आज मार नहीं पाती, पारो ने शिवांगी से कहा, जिसे सुन शिवांगी ने पारो की बातों पर हामी भरी और आगे बोली, ये भी अच्छा है कि करण उस दिए का इस्तेमाल मुकाबले में नहीं कर सकता, वरना हमें अपनी जान बचा पाना भी मुश्किल होता। लेकिन उसके पास मिडिल लेवल का हथियार आया कहाँ से? हमारे पास भी कुछ हथियार है, लेकिन वो सब लो लेवल के हैं। शिवांगी इस समय करण से जल रही थी। ये बात पारो को पता लग गई, और पारो ने अपने मन में ही कहा, ऐसा लगता है छोटी रानी का दिल उस हथियार पर आ गया है। अफसोस करण को मारने के बाद में वो हथियार अपनी गिरफ्त में कर लूंगी, फिर मैं सुपारी क्लब की मैन कैप्टन बन जाऊंगी और मेरा सुपारी क्लब में एक ऊंचा प्रभाव होगा। मन में ये सब कहते कहते वो करण को ही देखी जा रही थी, जो अपने दिए को अपनी स्टोरेज रिंग में रख रहा था। दिए को रखते समय करण ने अपने सामने की बर्फ से बनी दीवार को देखा, जिस पर राजकुमार वंश अपनी खास तकनीक तलवार की हजार छाया का इस्तेमाल करके तोड़ने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से दीवार पर और बड़ी बड़ी दरार बन गई थी, और कुछ ही देर में वो दीवार टूट के भीतर जाने वाली थी। राजकुमार वंश ने जब देखा कि करण ने अपन मिडिल लेवल का जादुई हथियार वापस रख लिया है, तो उसके कलेजे को ठंडक मिली, और उसके चेहरे पर घमंड भरे भाव आ गया। उसकी आंखों में करण के लिए गहरी नफरत साफ देखी जा सकती थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारे पास मिडिल लेवल का कोई जादुई हथियार भी है, लेकिन वो भी तुम्हारे कुछ काम का नहीं। देखना, जब ये दीवार टूट जाएगी न, तो मैं सबसे पहले तुम्हारी जवान ही काटूंगा। राजकुमार वंश ने अपने दांतों को पिसते हुए करण से कहा, जिसे सुन करण ने कहा, तुम बहुत घमंडी हो दोस्त। मुझे दोस्त मत कहो, तुम एक मामूली टेलर हो, जो एक राजकुमार का दोस्त कभी नहीं बन सकता। राजकुमार वंश ने फट से कहा, जिसे सुन करण अपना सर निराशा में हिलाने लगा। तभी करण की बनी हुई दीवार राजकुमार वंश के हमले से टूट के भीतर गई। श्रेया ने जब ये देखा तो उसकी सांसें अटक गई। दूर खड़ी प्रियांशी ने समय नहीं गंवाया, और वो और उसकी सहेली गुनगुन दोनों करण की ओर उसकी मदद करने के लिए भागे। वही राजकुमार वंश के शक्ति चक्र से निकली हुई तलवारें सीधा करण की ओर तेज रफ्तार से बढ़ती जा रही थी। वो सब तलवारें करण के शरीर के टुकड़े कर देने वाली थी। शिवांगी और पारो ने जब ये देखा तो उन्हें समझ आ गया कि अब करण का बच पाना मुश्किल है। वो ये भी जानती थी, राजकुमार वंश करण को मारने नहीं देगा, वरना वो मुकाबले से बाहर कर दिया जाएगा। राजकुमार वीरेंद्र के मन में तो इस समय लड्डू फूट रहे थे। उसे भी थोड़ा अफसोस तो था ही, वो खुद भी करण को सबक सिखाने चाहता था। वही करण की ओर वो तलवारें जाते देख राजकुमार वंश को और घमंड आ गया। दूसरी तरफ करण उन तलवार से बनी छाव को अपने करीब आता देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर डर का एक भाव भी नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर तो एक रहस्यमय मुस्कान थी, जिसे कोई समझ नहीं पाया। जब वो सब तलवारें करण के कुछ दूर पहुंची, उसी वक्त करण ने कहा, अटैक। करण के इतना कहते ही करण के सीने से सफेद रोशनी फूट पड़ी। बाकी के लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही सफेद रोशनी करण के सीने से निकली और बिजली से भी तेज रफ्तार से उन सब तलवारों से टकरा गई, जिस वजह से वो सब तलवारें जलकर राख में बदल गई। प्रियांशी जो भागती हुई करण की मदद करने आ रहे थी, वो ये देखकर रुक गई और उसका मुंह हैरानी में खुला का खुला रह गया। उसका ही ये हाल नहीं था, बाकी सबकी आंखें बाहर आ गई थी, और राजकुमार वंश का तो सबसे बुरा हाल था। उसके पैर कांप रहे थे और माथे से पसीना बुरी तरह से बह रहा था। दूसरी तरफ करण की सफेद रोशनी रुकी नहीं, बल्कि वो तो सीधा राजकुमार के बनाए हुए शक्ति चक्र से टकरा गई, और एक जोरदार धमाके के साथ वो चक्र टूट गया। उस धमाके के इम्पैक्ट से राजकुमार वंश दूर एक पेड़ से जा टकराया। उसके मुंह से खून निकलने लगा। करण ने अपनी सफेद रोशनी वापस ली और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसे अपनी डिवाइन फायर पर गर्व हो रहा था, लेकिन वो ये भी जानता था वो डिवाइन फायर का इस्तेमाल ज्यादा नहीं कर सकता, वरना दानव वंश के लोगों को अगर पता चला कि डिवाइन फायर वाला शख्स शिवपुर में है, तो वो लोग यहाँ पर आकर उसे मारने की कोशिश जरूर करेंगे। और इस बार उसके साथ करिश्मा भी नहीं है को उसे बचा पाए। जहाँ करण ये सब सोच रहा था, तो वही राजकुमार भानु जल्दी से अपने भाई के पास पहुंचा। उसने राजकुमार वंश को खड़ा करने की कोशिश की,
फिर उसे कुछ गोलियां खिलाई, तब जाकर राजकुमार वंश की हालत में कुछ सुधार आया। तुम ठीक तो हो? कहीं तुम्हें अंदरूनी चोट तो नहीं आई? राजकुमार भानु ने चिंता जाहिर करते पूछा। जिसके जवाब में राजकुमार वंश ने अपना सर न में हिलाते हुए कहा, मुझे कोई अंदरूनी चोट नहीं आई है, मैं ठीक हूँ। राजकुमार वंश की बात सुनने के बाद राजकुमार भानु ने एक चैन की सांस ली। उसी वक्त करण उनके सामने सीना फुलाए आकर खड़ा हो गया और बोला, राजकुमार वंश, तुम शर्त के हिसाब से शारीरिक गोली हार चुके हो। शर्त के हिसाब से तुम्हें वो गोली मुझे दे देनी चाहिए। करण के कहे हर एक शब्द दोनों राजकुमारों के दिल में किसी खंजर दे से चुभ रहे थे। लेकिन फिर भी राजकुमार वंश ने करण से बहस करना सही नहीं समझा। वैसे भी वक्त गुजरता जा रहा था और उन लोगों को लाल चूहे को भी ढूंढना था। ये सब बातें ध्यान में रखने के बाद राजकुमार वंश ने अपनी स्टोरेज रिंग में से शारीरिक गोली की बोतल निकालकर करण की ओर उछाल दी। बोतल उछालते राजकुमार वंश को ऐसा लगा कैसे वो अपने कलेजा का टुकड़ा से रहा हो। करण ने लपक कर वो बोतल पकड़ ली। फिर आपने आगे पीछे किसी को ढूंढने लगा और जब उसे श्रेया दिखी, जो उसे बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी, करण ने उसे अपने पास आने का इशारा किया। पहली बार में तो श्रेया को समझ नहीं आया कि करण क्या इशारा कर रहा है, और जब करण ने दोबारा इशारा किया तो श्रेया को समझ आया कि करण उसे अपने पास बुला रहा है। जिसे समझ श्रेया करण के पास पहुंच गई। श्रेया को अपने पास देखकर करण ने उसे वो बोतल दी जो राजकुमारी वंश ने उसे दी थी और बोला, जरा इसे चेक करके देखो, ये असली है या नकली। जिसे सुन राजकुमार वंश को बहुत गुस्सा आया और चिल्लाते हुए बोला, तुम्हें क्या मैं कोई चोर लगता हूँ? मैं राजकुमार वंश इससे आगे कुछ कहता उससे पहले ही करण ने उसकी बात को काटते हुए कहा, हाँ, मैं जानता हूँ तुम कोई राजकुमार हो, बल्कि मैं ही नहीं सब जानते हैं, क्योंकि जब से तुम यहाँ आए हो मैं राजकुमार हूँ, यही गाते का रहे हो। खैर, मैं इस गोली को इसीलिए चेक करवा रहा हूँ ताकि मेरे साथ कोई धोखा न हो, वरना ये गोली नकली निकली तो तुम तो मुकर जाओगे न। वैसे भी मैं तो तुम्हें जनता भी नहीं हूँ, पता नहीं तुम अच्छे इंसान हो या कोई ठगी। राजकुमार वंश ने करण की बात को दोहराया। राजकुमार वंश का तो सर ही फटा जा रहा था। एक तो वो महारथी स्तर पर होकर रथी स्तर के योद्धा से हार कर पहले ही अपनी इज्जत लुटवा चुका था, और अब तो उसे चोर भी समझा जा रहा है। ये सोचकर उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। ये गोली असली है, श्रेया ने गोली को चेक करने के बाद करण से कहा, जिसे सुन करण को शांति मिली। फिर राजकुमार वंश को जाने का इशारा करते हुए बोला, गोली असली है, अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। करण के कहने के लहजा ऐसा था जैसे वो अपने किसी नौकर को जाने का इशारा कर रहा हो। जिसे समझ दोनों राजकुमारों ने अपने दांत पिस लिए, लेकिन इस समय उन्होंने कुछ कहा नहीं और सीधा वहां से चले गया। बाकी के लोग जो ये सब देख रहे थे वो भी वापस अपने काम पर लग गया, लेकिन उनकी हैरानी खत्म नहीं हुई, बल्कि वो सब करण के बारे में बात करने लगे। तभी श्रेया ने करण को शारीरिक गोली की बोतल को देते हुए बोली, ये लो तुम्हारा इनाम। वैसे मैं बहुत खुश और हैरान दोनों ही हूँ। तुमने इतनी अच्छी तलवारबाजी सिर्फ 10 दिनों में ही सीख ली। सच्ची में तुम एक जीनियस हो। इस बात से तुम्हें हैरान हूँ, और खुशी इस बात से कि तुमने रथी स्तर पर होकर महारथी स्तर के योद्धा को हरा दिया। करण ने श्रेया की बात सुनी और मुस्करा दिया और उस बोतल को लेकर अपनी स्टोरेज रिंग में रख लिया। श्रेया ने आगे कहा, मैं तो ये सोचकर ही उत्साहित हो रही हूँ, जब तुम महारथी स्तर पर आ जाओगे तब तो तुम पारो और राजकुमारी प्रियांशी को आराम से हरा दोगे। अब ये सब तो देखा जाएगा। वैसे भी हार जीत तो सिक्के के दो पहलू है। आज मैं जीता हूँ तो कल हार भी सकता हूँ, इसलिए हमें ज्यादा सोचने से ज्यादा अपनी महंत को बढ़ाना सीखना चाहिए, करण ने श्रेया से कहा। जिसे सुन श्रेया करण से और इम्प्रेस हो गई। अगर करण की जगह कोई और होता तो अपनी बड़ाई करते करते नहीं थकता, लेकिन करण उन सबसे अलग है। उसके अंदर घमंड नाम का एक अंश तक नहीं है। श्रेया ये सब सोच ही रही थी। उसी वक्त दूर से एक सफेद रोशनी उनकी ओर ही आ रही थी। उस रोशनी के रेशों से एक लाल रंग का चूहा बंधा हुआ था। सफेद रोशनी करण के सामने आकर रुकी और उसके मुंह पर चूहे को उछाल दिया। जैसे वो सफेद रोशनी कह रही हो, ये ले, रख ले इसे और खा भी ले। करण ने उस चूहे को अपने हाथों से पकड़ लिया। फिर वो सफेद रोशनी वापस करण के सीने में जाकर गायब हो गई। लाल चूहे को देखकर श्रेया बहुत खुश हो गई और उसने उत्साहित होते हुए कहा, ये तो सच में लाल चूहा है। इसका मतलब हमने पहले राउंड पार कर लिया है। श्रेया की बात पर करण ने अपना सर हामी में हिलाया और बोला, चलो अब वापस चलते हैं। जब तक ये लोग लाल चूहे को ढूंढते हैं
उस समय हम आराम कर लेते हैं, वैसे भी राजकुमार वंश से लड़ने के बाद मुझे थोड़ा आराम करने की जरूरत है। करण की बात पर श्रेया ने हमें सर हिलाया और दोनों वापस मैदान की ओर निकल गया। क्या सच में पहला राउंड करण और श्रेया ने पास कर लिया है? अगर हाँ तो दूसरे राउंड में कौन सी मुसीबत का सामना करने वाला है करण? और कैसे इस्तेमाल करेगा करण शारीरिक गोली को? अपनी हार का कैसे बदला लेगा राजकुमार वंश करण से?